हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। तो देखिए गाइस, आज हम आपको इंग्लिश वर्ल्ड लिटरेचर का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएंगे, यानी कि जो बी पार्ट है हमारा वो पढ़ाएंगे। चिनुआ अचेबल की ये है हमारी नॉवल है कि हमारा थिंग्स फॉल अपार्ट। किसकी है ये? चिनुआ अचेबल की है। ये आपको ऊपर भी दिख रहा होगा, और ये थिंग्स फॉल अपार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये नावल है ये कहाँ का है? आपका 1957 में बनाया गया था। ये नावल नाइजीरिया में लिखा गया था 1947 में। किसने लिखा था? चिनुआ अचेबल ने। पब्लिश कब हुआ था? ये 1958 में हुआ था। ये इसका टाइम पीरियड क्या था? पोस्ट कॉलोनियलिज्म, यानी कि उस टाइम कॉलोनियलिज्म चला था, पोस्ट कॉलोनियलिज्म। पावर ऑफ वर्ल्ड क्या था इसका? थर्ड पर्सन ओमिनिसेंट। तो चलिए गाइस, हम स्टोरी अपनी नॉवल अपना स्टार्ट करते हैं कि नॉवल में क्या था क्या नहीं था। जो ये नॉवल है एक आदमी के ऊपर है जिसका नाम है ओकोनको नाम है, उसके ऊपर ये नॉवल है। तो इस नॉवल में गाइस गोरे और काले लोगों का रोल बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओकोनको के ऊपर है ये एक मस्टर्ड टाइप का आदमी था। ओकोनको हट्टा खट्टा था, मस्टर्ड टाइप का आदमी था। ये अपनी गांव में रेसलिंग में जीता था, यानी कि इसकी जो गांव था ये रेसलिंग में उसमें फर्स्ट आया था, जीता हुआ था। उसको इज्जत वगैरह सब मिली थी रेसलिंग की वजह से। ये एक रेसलर था, मुस्टर्ड था, हट्टा खट्टा था, रेसलर था। जो इसके फादर थे वो बहुत लेज़ी थे, यानी कि लेज़ी म्यूजिशियन थे वो। उनका नाम क्या था? यूनोको। इसका नाम था ओकोनको, इसके फादर का नाम था यूनोको। ओकोनको को अपने फादर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि वो कर्जा लेते थे, यानी कि वो कर्जदार थे और वो हमेशा लोगों से पैसे ले लेते थे और अपने सर पे कर्जा चढ़ा लेते थे। अपने पापा की डेथ के बाद ओकोनको ने सिर्फ रेसलिंग में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और उसने अपना नाम और शोहरत वगैरह हासिल की। ओकोनको की 3 बीवियाँ थी। ओकोनको उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था अपने घर में। वो सबको मारता पीटता रहता था, बहुत बुरा व्यवहार करता था। ओकोनको को अपने बड़े बेटे का डर लगा रहता था हमेशा, जिसका नाम था निवॉय। निवॉय किसका नाम? ये कहानी किस पे लिखी गई है? ओकोनको पे कहानी लिखी गई है। गाइस देखिए, मैं आपको सिर्फ अपने वर्ड में बता रही हूँ, मैं इसमें से देख के बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊँगी, मैं सिर्फ अपने वर्ड में समझा रही हूँ। और जो इसके फादर थे, फादर का क्या नाम था? यूनोको फादर का नाम था। ओकोनको की 3 बीवियाँ थी। वो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। ओकोनको को हमेशा अपने बड़े बेटे का डर लगा रहता था, जिसका नाम था निवॉय। निवॉय का हमेशा से डर लगा रहता था, क्योंकि निवॉय जो था वो उसके ओकोनको के पापा की तरह था। उसकी हरकत, उसका बिहेवियर उसके पापा की तरह था। तो वो ओकोनको को डर ये लगा रहता था कि ये उसके पापा की तरह म्यूजिशियन ना बन जाए। कुछ ही टाइम के बाद 15 साल का लड़का ओकोनको को मिला, जिसका नाम था अकेम्फुना जो था वो एक दूसरी जाति का था। इसमें भी 2 जातियाँ हैं, छोटी जाति और बड़ी जाति। तो जो अकेम्फुना था, ये छोटी जाति का था। तो इसने क्या करा ओकोनको ने कि ये मेरे बेटे के साथ रहेगा, मेरे बेटे को समझाएगा। ओकोनको ने अकेम्फुना को अपने साथ रखने का फ़ैसला किया। उसने सोचा कि इसको मैं अपनी बातें समझाऊंगा तो ये अपने बेटे, यानी कि मेरे बेटे निवॉय को समझाएगा, उसके साथ रहेगा, उसको अच्छी मतलब जो समझाएगा, साथ में रहता है, अच्छा सिला देगा। तो जब ये अकेम्फुना इसको मिला था ओकोनको को, तो ये 15 साल का था। इसके माता पिता नहीं थे, तो ओकोनको ने इसको अपने साथ रखा, उसकी परवरिश करी, सब उसके बातें करी। तो इतने में ही निवॉय और अकेम्फुना एक अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। हर एक बात शेयर करते थे, हर आपस में बातें किया करते, तो ये फ्रेंड्स बन गए थे। इन्हीं की जाति का, ओकोनको की जाति का एक आदमी अज़ेड्यू क्या एक आदमी था जो बहुत बुज़ुर्ग था, यानी कि बहुत बूढ़ा था। अज़ेड्यू ने ओकोनको से कहा कि ये दूसरी जाति का है अकेम्फुना, और तुम्हें इसको मारना होगा, और मैं जानता हूँ कि तुम इसे 3 साल से अपने साथ रख रहे हो, तो तुम इसे मार नहीं पाओगे, तो तुम इसे मेरे को दे देना,
हम इसे मार देंगे। तो दूसरी जाति को हम अपनी जाति में नहीं रख सकते। ओकेनको को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं खुद मारूंगा इसे। तुम क्यों मारोगे? मैं खुद मारूंगा, मैं तुम्हें नहीं दूंगा इसे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना डरपोक हूँ? मैं किसी को मार नहीं सकता, मैं इसे मार दूंगा। तो जो ये बात है, उसका बेटा, ओकेनको का बेटा निवोए सुन लेता है और देखता है कि ओकेनको ने केम्फुना को मार दिया है। निवोए को बहुत गुस्सा आता है कि उसके भाई जैसे दोस्त को उसके पापा ने मार दिया है। तो अपने पापा से नफरत करने लगता है, अपने पापा से बातचीत नहीं करता है। तो एक दिन जब वो रात को घर आता है उसको मार के, केम्फुना को मार के ओकोन को, तो वो बिल्कुल भी बात नहीं करता। आँख बढ़ाकर देखता है, आँख उठाकर देखता रहता है, बिल्कुल भी बात नहीं करता है। तो एक दिन क्या होता है, जो अजाइडू थे जिन्होंने बोला था कि तुम्हें केम्फुना को मारना होगा, उनकी डेथ हो जाती है। क्योंकि वो बहुत बूढ़े होते तो उनकी डेथ हो जाती है। तो उनके अंतिम संस्कार, जिसको बोलते हैं अंतिम संस्कार, में सभी लोग शामिल होते हैं। ज़्यादातर सभी लोग शामिल होते हैं उनके अंतिम संस्कार में। जब उनके अंतिम संस्कार में सभी लोग शामिल होते हैं तो वहाँ पर ओकोनको भी शामिल होता है। ओकोनको के पास गन वगैरह होती है, क्योंकि वो एक मस्टर्ड आदमी है तो उसके पास गन वगैरह होती है। तो गलती से वहाँ पे बहुत भीड़ हो रही होती है, तो गलती से भीड़ में उससे गोली चल जाती है। उसकी गोली चलने के कारण गोली लगने के कारण जो एक बच्चा होता है वो मर जाता है। वो किसका बच्चा होता है गाइस? वो होता है अजाइडू का छोटा बेटा, वो मर जाता है। बट वो एक एक्सीडेंट था, उससे गलती से गोली चली थी, तो उसको ज़्यादा लंबी सज़ा नहीं होती। उसको सिर्फ 7 साल के लिए अपने गांव को छोड़ के जाना पड़ता है, यानी कि नाइजीरिया को छोड़ के जाना पड़ता है। तो वो अपनी फैमिली के साथ 7 साल के लिए नाइजीरिया को छोड़ के चला जाता है। तो वो कहाँ चला जाता है? अपनी मदरलैंड की, जहाँ पे उसकी मम्मी रहती थी, वहाँ पे वो चला जाता है। जो उसकी माँ के किलमैन होते हैं वो उससे बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। पर वो तब भी उन सब बातों को इग्नोर करके वहाँ पे बहुत मेहनत वगैरह करके अपने बच्चों को पालता है, सबके साथ काम वगैरह करता है। इतने में ही जो निवोए होता है, ओकोनको का बेटा, वो वैसे ही अपने फादर को पसंद नहीं करता। तो वो गोरे लोगों के भड़काव में आ जाता है और वो क्रिश्चियन लिटरी में चला जाता है, यानी कि क्रिश्चियन जो लिटरी होती है, यानी गोरे लोगों के साथ वो मिल जाता है। तो देखिए गाइस, 7 साल के बाद वो सिर्फ यही सोचता है, जो ओकोनको होता है, कि जैसे भी 7 साल कंप्लीट हो और मैं अपने नाइजीरिया वापस चला जाऊँ किसी भी तरह। तो 7 साल कंप्लीट होने के बाद वो नाइजीरिया वापस आ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे नाइजीरिया आके देखते हैं कि गोरे लोगों ने गांव को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है, यानी कि जो उसका गांव था वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया होता है। गोरे लोगों में उसको एक आदमी और मिलता है, उसका नाम होता है मिस्टर ब्राउन। तो ये जो मिस्टर ब्राउन होते हैं ये बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ये नाइजीरिया में हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह खुलवाते हैं, जिस स्कूल में ओकोनको के गांव के लोग भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। वो सोचते हैं कि ये पढ़ लिख कर बच्चे आगे कुछ बनेंगे। तो मिस्टर ब्राउन फिर कुछ टाइम के बाद कुछ फैमिली प्रॉब्लम, हेल्थ इशू की वजह से वो चले जाते हैं। मिस्टर ब्राउन की जगह वहाँ पर आ जाता है रिवॉर्ड स्मिथ। वो स्वभाव में अलग होता है, उसका बिहेवियर बहुत अलग होता है और वो ये वाले जाति वाले लोगों से खटपट रखता है, यानी कि इनके बीच में बनती नहीं है, आपस में एक दूसरे से खटपट रहती है। इसी के चलते जो ये लोग होते हैं, और बॉय वाले जो लोग होते हैं, ये चर्च जला देते हैं। कौन लोग जलाते हैं चर्च? ओकोनको के लोग जो होते हैं वो चर्च जला देते हैं। ये सब देखकर जो रिवॉर्ड स्मिथ होता है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन को कंप्लेन कर देता है और डिस्ट्रिक्ट कमीशन बहुत सभी लोगों को पेश करवाता है, उन्हें पिटवाता है, जिससे कि उन्हें बहुत इंसल्ट फील होता है और उन्हें अपने गांव का फ़ाइन भरना होता है कि जिसने चर्च जलाया सब फ़ाइन भरेंगे। इतने में ही कोर्ट का एक मैसेंजर आता है, जिसको पहले ही ओकोनको को इस वजह से गुस्सा था कि इतना इंसल्ट करी, इतना मारा पीटा, गोरे लोगों ने इतनी इंसल्ट करी है उसकी। तो जो कोर्ट का मैसेंजर आता है वो भी गोरे लोगों की तरफ से आता है। तो ओकोनको क्या करता है, अपने फावड़ा जो होता है उसके बाद वो उसको गुस्से में मार देता है। गोरों से लड़ाई होने लग जाती है जाति के ऊपर ही। फिर उसके बाद क्या होता है,
जब वो उसको मार देता है तो फिर जब उसको जेल होने वाली होती है तो वो उसी के डर से, जेल के बचने के डर से खुद फांसी लगा के मर जाता है। कौन मर जाता है? वो कौन को मर जाता है फांसी लगा के। जब वो कौन को फांसी लगा के मर जाता है तो उसके जो जाति के लोग होते हैं वो उसको बिल्कुल भी साथ नहीं देते, यानी कि सब उसको छोड़ देते हैं। सबको बदनामी से डर लगता है तो सब उसको छोड़ देते हैं। और जब उसे फांसी लगा के मर जाता है तो उनके यहाँ एक प्रथा होती है कि जो भी इस तरह मरेगा फांसी लगा के, वो लोग उसका साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे, उसकी बॉडी को बिल्कुल भी छुएंगे नहीं, उसका अंतिम संस्कार भी कोई नहीं करेगा। फिर जब उसका साथ नहीं देते तो वो फांसी लगा के मर जाता है तो फिर जाति वाले जो लोग होते हैं उसके हाथ भी नहीं लगाते उसकी बॉडी को। तो इतने में ही जो डेस्टर कमीशन होते हैं वहाँ पर आते हैं और वो बोलते हैं कि बिल्कुल भी इन लोगों ने साथ नहीं दिया इन लोगों का। तो देखिए गाइस, जो जाति के लोग होते हैं वो भी बिल्कुल साथ नहीं देते कभी भी। तो आप प्लीज़ इस जो नॉवल इसको अच्छे से पढ़ना, रीड करना। मैंने अपने वर्ड में समझा दिया। आई होप कि आपको समझ आया हो। जो डेस्टर कमीशन होते हैं वो एक बुक लिख रहे होते हैं, तो वो अपनी बुक में इस नाइजीरिया की नॉवल को लिखते हैं। जो नाइजीरिया में जो भी हुआ था, ये जो इंसिडेंट हुआ था कि गोली चल गई थी, उसके बाद उसे जेल हो गई, फिर उसके बाद उसको सज़ा हो गई, फिर उसके बाद जब उसने मार दिया उसको, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो फांसी लगा के मर गया। फिर उसके ही जाति वाले लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया, उसकी बॉडी तक को नहीं छुआ क्योंकि वो फांसी लगा के मरा था। सबको ये लगता था कि फांसी लगा के मरने से कोई प्रेत आत्मा बन जाते हैं, इसलिए उसकी बॉडी तक को नहीं छुआ। तो वो एक बुक लिख रहे होते हैं, एक नॉवल लिख रहे होते हैं पॉलिटिक्स की। तो उसका नाम क्या होता है? एवरी राइटर इन पॉलिटिक्स, द क्वेश्चन इज द वूल पॉलिटिक्स। ये लिख रहे होते हैं। इसमें वो अपनी इस प्रथा को, यानी कि ये जो भी बात हुई थी, इस इंसिडेंट को लिखते हैं। तो गाइस, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आगे और वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपका इंग्लिश का भी सारा सिलेबस करवाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच।